हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की बात करें सबसे पहले वीडियो लेक्चर से पहले, तो आज जैसे कि 5 सितंबर है और आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाते हैं और उनके जन्म दिवस के साथ साथ हम सभी टीचर्स के जन्म दिवस के रूप में भी उसको मनाते हैं। तो आप सभी ने जैसे कि आज सेलिब्रेशन किया होगा, तो मैं भी अपने उन सभी टीचर्स को या उन सभी गाइड को जिन्होंने मुझे जीवन में किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा, मैं भी उन सभी अध्यापक और टीचर्स को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज के इस दिन को और ख़ास बनाता हूँ। आज से हम अपनी जो है 9th की क्लास की लगातार कंटिन्यू जो है क्लास करने वाले हैं। जो बच्चे 9th की रेगुलर क्लास नहीं ले पाते थे, किसी भी प्रकार से उनके आसपास टीचर्स ना होने के कारण वो अपनी क्लास कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो आज से 9th की भी वीडियो लेक्चर कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमारी पहली यूनिट है 9th की तो उस यूनिट के मैं लगातार लेक्चर देने वाला हूं। तो आज हम उसी क्रम पे सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, उस चैप्टर से पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है हमारा पदार्थ या मैटर की। ठीक है, तो बात करें पदार्थ या मैटर है क्या। ठीक, तो हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास जो भी वस्तु देखते हैं जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती हैं, तो वह सभी वस्तु जो है हमारी पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है, तो आप अपने आसपास जो भी, चाहे वो ठोस रूप में हो, चाहे द्रव रूप में हो या किसी गैसीय रूप में हो, हम किसी भी प्रकार की वस्तु को देखते हैं जो इन रूपों में से पाई जाती हैं और उनमें से द्रव्यमान पाया जाता है, और यदि वो आकार को घेरती हैं किसी भी प्रकार से, तो वो सब पदार्थ ही होती हैं। मीन्स जैसे कि ये बोर्ड ही है हमारा, तो इस वाइट बोर्ड को देखें तो इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये एक स्थान घेर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक हमारा पदार्थ ही हुआ। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ ना कुछ आकार घेरता है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब पदार्थ की बात करें तो पदार्थ हमारा जो होता है उसको हम अगर पदार्थ में संगठन के जो घटक कण होते हैं उनके आधार पर देखें तो पदार्थ को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला होता है हमारा ठोस, दूसरे होते हैं हमारे द्रव और तीसरे होते हैं गैस। ठीक है, मीन्स बोले तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस, जैसे मैंने कहा कि इन तीनों पदार्थों को हमने अवस्था के आधार पर बांटा हुआ है। तो ठोस, द्रव, गैस अलग अलग अगर हम बात करें हैं क्या, तो ठोस क्या होते हैं, तो वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, ये हम कहते हैं ठोस है, तो क्यों ठोस है, क्योंकि इसका आकार व आयतन इतना ही रहने वाला है, हम इसको चाहे जिस जगह पर रख दें। ठीक है, तो वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है वह ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद द्रव की बात करें तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव्य की या पदार्थ की वह अवस्था द्रव कहलाती है। ठीक है, मीन्स इनका जो आकार है वो भी निश्चित है, लिखता जाता हूं मैं, आप याद रख पाओ। आयतन है वो भी निश्चित है, लेकिन जो द्रव होते हैं उनका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित रहता है। मीन्स क्यों रहता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इनका आयतन जो होता है वो निश्चित रहता है। अब बात करें गैस की, तो पदार्थ की या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, तो उस पदार्थ की अवस्था को हम गैस कहते हैं। मीन्स
इनका आकार व आयतन दोनों ही कैसा रहता है, अनिश्चित रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, यह पूछें कि ऐसा ये क्यों करते हैं, तो पहले थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर देखते हैं। तो जैसे कि हमारी कोई भी धातु, मीन्स जैसे कि हमारा आयरन है, ठीक, सोना है, लकड़ी है, ठीक है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब क्या है, ये सब ठोस ही हैं। द्रव की बात करें तो द्रव की अगर बात करें तो जैसे हमारा जल, तेल, ये क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। और गैस की बात करें तो जैसे O2, CO2 इत्यादि, तो ये सब क्या है, गैस है। तो अब बात करी जाए कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित क्यों होता है, ठीक। तो देखो, जैसे कि किसी ठोस का हमने एक छोटा सा यहाँ पर पार्ट ले लिया, ठीक है, तो इस ठोस की अगर आप आंतरिक संरचना देखोगे तो इसमें से जो पार्टिकल्स होंगे, इसकी संरचना में घटक कण होंगे, तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल अपनी एक ही स्थिति पर निश्चित रूप से क्रमबद्ध बने रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इन ठोसों में से आप देखो तो जो इसके घटक कण हैं, तो उनके मध्य जो अंतराण्विक स्थान है वो बिल्कुल नगण्य के बराबर है। अब जिसके कारण इनके अणुओं के मध्य, अर्थात या कहें परमाणु या अणु, जो भी घटक कण होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रबलता से आकर्षित करेंगे। जब चूंकि उनके बीच जो है दूरी नगण्य है, तो वो क्या करेंगे, अपने आसपास के अणुओं को, परमाणुओं को अत्यधिक आकर्षण बल से आकर्षित करेंगे। तो ठोसों के अणुओं के या घटक कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है और अंतराण्विक दूरियां जो होती हैं वो लगभग नगण्य होती हैं। तो जिस कारण इनके कणों का जो है विस्थापन नहीं हो पाता, अर्थात वो अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर पाते, बस अपने ही स्थान पर बैठे बैठे या कहें स्थिर रहते हुए कंपन कर सकते हैं। तो इस कारण इनके कणों का जो स्थान है वो परिवर्तित न होने के कारण न तो वो अपने आकार में परिवर्तन लाते हैं, न तो आयतन में, चाहे हम इसको किसी भी पात्र में क्यों ना रख दें, ठीक है। मीन्स हम अगर एक लोहे की, मान लिया ये हमारा मार्कर एक लोहे की रॉड हो, तो यदि हम इसको किसी भी पात्र में डालेंगे तो इसका आकार व आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी संरचना में जो घटक कण हैं वो क्या करते हैं, अपने स्थान को विस्थापित नहीं कर पाते हैं, अर्थात अपने स्थान से इधर उधर गति नहीं कर पाते हैं। अब बात करें द्रव की, तो द्रव में से इसमें भी जैसे कि मैं एक छोटा सा स्पेसिमेन के रूप में ये पार्ट ले लेता हूँ, तो इसमें से जो घटक कण हैं हमारे, जैसे कि ये घटक कण हैं इन द्रवों में से, तो ये जो द्रव के घटक कण हैं तो ये कैसे हैं, इनके घटक कणों के मध्य जो है आप देखो तो दूरी कैसी है, अधिक है, अर्थात ठोसों के सापेक्ष इनके घटक कणों के मध्य जो है अंतराण्विक जो दूरियां हैं वो अधिक हैं। तो दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल के मान में क्या हो गई, कुछ कमी आ गई, ठोसों के सापेक्ष कमी आ गई। तो जिस कारण ये अपने आकार में, मीन्स कहें कि अपनी संरचना में कणों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे स्थान से विस्थापित हो सकते हैं। तो इस कारण से इनका आयतन तो निश्चित रहता है चूँकि आकर्षण बल लगता है, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण, अर्थात दूरी इनके बीच कुछ ना कुछ ठोसों के सापेक्ष अधिक होने के कारण ये अपने आकार को परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक। मीन्स जैसे कि आप 1 लीटर जल को लेते हो और यदि उसको आप जो है एक बोतल में भरते हो तो वो बोतल में भरने के फलस्वरूप बोतल का आकार ले लेती है। यदि उसको एक गिलास पे भरते हो तो वो गिलास का आकार ले लेता है, ठीक। लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या रही, उतनी ही है, 1 लीटर पहले भी थी, 1 लीटर अभी भी है। तो इस प्रकार जो हमारे द्रव होते हैं उनके आकार में तो परिवर्तन आता है लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसलिए इनका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब बात करें गैसों की, तो गैस में से जो घटक कण होते हैं, इसका भी जैसे कि मैं एक स्पेसिमेन रूप में ये पार्ट ले लेता हूँ, तो इनके मध्य कुछ इस प्रकार से, अर्थात इनके घटक कणों के मध्य जो होता है अंतराण्विक जो दूरियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, बहुत ज़्यादा अधिक होती है, और जो लगने वाला आकर्षण बल होता है अणुओं के मध्य वो बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है, अर्थात एक घटक कण या अणु
दूसरे घटक अणु के संपर्क में लगभग नहीं होता, एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। तो एक दूसरे से जब स्वतंत्र हैं तो उनके बीच की दूरियां लगभग क्या होंगी, बहुत अधिक होंगी। तो जिस कारण इनमें जो है न तो उनका आयतन ही निश्चित होता है और न ही आकार। तो इस कारण इनको आप जिस पात्र में भरोगे, ठीक, तो ये उस पात्र का जो है आयतन भी ग्रहण कर लेंगे पूरा और आकार भी ग्रहण कर लेंगे, ठीक है ना। मीन्स जैसे कि आप किसी खुशबू की शीशी को या किसी परफ्यूम को आप क्या करते हो, खुला छोड़ देते हो, तो खुला छोड़ देने पर वो आपके पूरे रूम में फैल जाती है। तो फैल गई तो उसने क्या किया, पूरे रूम का जो है आयतन ग्रहण कर लिया, लेकिन पहले वो उतने से पात्र में भरी हुई थी। तो इनके अणुओं के मध्य जो है अंतराण्विक दूरियां बहुत अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल लगभग नगण्य ही होता है। तो इस कारण जो गैस हमारी होती हैं उनका ना तो आकार और ना ही आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। क्लियर? तो इस प्रकार ठोस, द्रव, गैस में से आपको हमेशा याद रखना है कि ठोस वह पदार्थ हैं जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है। द्रव की बात करें तो वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैसों की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता, वो हमारे क्या कहलाती हैं, गैस अवस्था कहलाती है। अब इनमें से और भिन्नता की बात करें कि इसके अतिरिक्त आकार व आयतन के अतिरिक्त हम अगर जानना चाहें तो जैसे कि बात करें तो ठोसों के मध्य लगने वाला जो अंतराण्विक बल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो जो होता है बहुत प्रबल होता है। अंतराण्विक बल कैसा होता है? प्रबल होता है। अंतराण्विक बल मीन्स घटक कणों को आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता, तो इनमें जो है वो बहुत प्रबल होती है। जबकि द्रवों में ये कम होता है, अर्थात लागू तो होता है आकर्षण बल, घटक कणों के मध्य लग तो रहा होता है, लेकिन इनके सापेक्ष क्या होगा, ठोसों के सापेक्ष कम होता है। लेकिन अगर आप बात करो गैसों की, तो गैसों में हमारा जो अंतराण्विक बल है वो लगभग नगण्य ही होता है, अर्थात उनके घटक कणों के मध्य ये ना के बराबर होता है, जिस कारण एक घटक कण दूसरे घटक कण से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, उन पर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके बाद बात करें इनकी डेंसिटी की, तो जैसे कि ठोस के संरचना में जो घटक कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, निकट होते हैं, तो जिस कारण से पास पास होने के कारण इनके घनत्व जो होते हैं ठोसों के वो बहुत उच्च होते हैं, जबकि इनके उससे निम्न होते हैं। ठोसों के सापेक्ष द्रवों के निम्न होंगे और द्रवों के सापेक्ष इनके निम्न हो जाते हैं। तो अगर आपको मार्क करना हो तो इस तरीके से मार्क कर सकते हो कि इनका घनत्व ठोसों का उच्च, फिर इनसे इनका निम्न और इनसे भी अधिक निम्न किसका, गैसों का होता है। ठीक, अब इसके बाद बात करें कि बहने के गुण की, तो ठोस को अगर तुम किसी सतह पर बहने देते हो तो क्या वो बहता है? नहीं। तो ठोस जो होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का बहने का गुण नहीं होता है, जबकि द्रव और गैस में बहने का गुण पाया जाता है। लेकिन द्रव अपनी गुरुत्व के ही कारण बहता है, तो एक ऊपर से नीचे की दिशा में ही बहेगा, लेकिन गैसें जो होती हैं वो चारों ओर मतलब तेज़ी से जो है बह सकती हैं। ठीक, उनमें बहने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब इसके बाद बात करें संपीड्यता की, कंप्रेसिबिलिटी की, तो ठोसों के घटक कणों के मध्य चूँकि जो अंतरावकाश होता है वो लगभग नगण्य के बराबर होता है उनके बीच, क्योंकि प्रबल बल, अंतराण्विक बल उपस्थित होते हैं। तो यदि उनको हम दाब लगाकर फैलाना चाहें तो बहुत कम फैलते हैं। ठीक है, अर्थात ठोसों की संपीड्यता जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन द्रवों में बात करें तो द्रवों के घटक कणों के मध्य चूंकि अंतराण्विक दूरियां ठोसों के सापेक्ष अधिक होती हैं, तो इनमें संपीड्यता का गुण ठोसों के सापेक्ष क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, और गैसों में तो लगभग एक दूसरे से घटक कण स्वतंत्र ही होते हैं, तो इस कारण उनकी संपीड्यता जो होती है द्रवों से भी उच्च होती है। तो इस प्रकार से आप ठोस, द्रव, गैस में भी अंतर याद रख सकते हो। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस क्या है, क्लियर होता है। अब ठोस, द्रव, गैस में से अगर आ जाए कि इनमें क्या भिन्नता है, तो आप इस तरीके से भिन्नता स्पष्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ठोस, द्रव, गैस क्या है ये क्लियर होता है।
तो अब इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और मैं बोलता हूँ। अक्सर बच्चों से ये पूछा जाता है कि आपने द्रव पढ़ा और द्रव्य पढ़ा, तो इन दोनों शब्दों में भिन्नता क्या है? ठीक, क्या द्रव और द्रव्य में से आप जानते हो क्या भिन्नता है? तो जैसे मैंने कहा है कि हम पदार्थ को ही द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है। अर्थात इस प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो क्या करती हो, अपना स्थान घेरती हो और द्रव्यमान रखती हो, वो सब वस्तु पदार्थ या द्रव्य ही हैं। जबकि द्रव क्या है? द्रव द्रव्य का ही एक जो है रूप है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का जो द्रव होगा वो सब क्या है? द्रव्य ही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक द्रव्य जो है द्रव होगा, क्योंकि द्रव्य जो है ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक ना। तो अक्सर अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे, तो आपको याद रखना है कि द्रव्य एक प्रकार से जनक है और उसका ये कह सकते हैं कि पुत्र है। मीन्स जैसे कि द्रव्य या पदार्थ एक पिता है और उसके ठोस द्रव गैस 3 पुत्र हैं, ठीक है। तो ये तीनों पुत्र तो द्रव्य या पदार्थ के ही कहलाएंगे ना, लेकिन इन तीनों में जो है भिन्नता है। तो इस कारण हम प्रत्येक को ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक ठोस भी द्रव ही है, गैस भी द्रव ही है। तो इसलिए तो द्रव्य जो है, अगर द्रव और द्रव्य में आपसे कोई अंतर पूछता है तो आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक द्रव जो है वो द्रव्य हो सकता है। मीन्स हम कहें जल क्या है, तो जल द्रव है और एक प्रकार से द्रव्य भी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रत्येक द्रव्य द्रव ही होगा, मतलब हम कहें जैसे कि लोहा या कहें ये प्लास्टिक जो है द्रव्य है, लेकिन क्या ये द्रव हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आपको ये कंपैरिजन याद रखना है कि प्रत्येक द्रव्य जो है कभी भी द्रव नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन जितने भी तुम्हारे द्रव हैं वो सभी द्रव द्रव्य ही होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इस प्रकार आपका ये पहला लेक्चर जो पदार्थ पर आधारित था वो क्लियर होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलता हूँ। ओके, गुड बाय।